हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो मैं जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोग अच्छा फील करने लगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था वो डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन सीरीज का शुभारंभ किया था। रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने जो चैप्टर देखा था उस चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत ही प्यारा चैप्टर 12 स्टैंडर्ड्स का। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जो टॉपिक्स को कवर किया इसी रिवीजन सीरीज के पार्ट ए में, वो थे बेसिक एंट्रीज। बेसिक एंट्रीज किससे रिलेटेड? बेसिक एंट्रीज हमारे शेयर्स इशूड एट पार से रिलेटेड। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने कुछ एडिशनल एंट्रीज देखी लंप सम से रिलेटेड। वो भी किस पे, वो भी हम लोगों ने किससे रिलेटेड देखी, वो थी शेयर्स इशूड एट पार से रिलेटेड। तो आइए बिना किसी भी डिले के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जिन जिन टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और लेक्चर को छोटा रखेंगे वो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शेयर्स इशूड एट प्रीमियम पे बेसिक एंट्रीज क्या क्या होती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सेकेंडली लंप सम इशू होता है तो हम लोग की क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो आइए फिर इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो इन एंट्रीज को आप देख रहे हैं, आप लोग ने पहले भी देखा होगा इन एंट्रीज को। ये सारी एंट्रीज जो है, इन सब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन चलिए करते हैं। ये शेयर्स इशूड एट प्रीमियम क्या होता है, क्योंकि पता होना चाहिए। सिंपल है, शेयर्स इशूड एट पार का ऑपोजिट होता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। वाह, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया इसमें। चलिए, ये तो बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करते हैं। शेयर्स इशूड एट पार को अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में कहें तो टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कि शेयर्स इशूड एट पार का मतलब है कि हम लोग का जो शेयर इशू करने का मार्केट, कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट। और कोई मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो शेयर इशू कर रहे हैं, उस शेयर का इशू प्राइस, उसकी फेस वैल्यू यानी कि उसकी शक्ल की जो वैल्यू है, शेयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू, उस वैल्यू के ऊपर हम लोग शेयर को मार्केट में इशू करे दे रहे हैं। जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर आप लोगों ने क्वेश्चंस में भी देखा होगा, 10 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, ऐसे 10 के मल्टीपल्स में होता है या 5 के मल्टीपल्स में रखा जाता है। वो बहुत बड़ी वैल्यू मोस्टली नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये शेयर इशूड एट प्रीमियम होता क्या है। तो अगर मैं अकाउंटिंग की टेक्निकल भाषा में बोलूं तो सिंपल, शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब है जब कोई भी शेयर का इशू प्राइस, क्या आईपी से मैं डिनोट करा, इशू प्राइस ज्यादा है उसकी फेस वैल्यू से। शेयर का इशू प्राइस क्या है? ज्यादा है उसकी फेस वैल्यू से। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा हो, ज्यादा है उसकी फेस वैल्यू से। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, उसका इशू प्राइस ज्यादा है उसकी फेस वैल्यू से। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है या जो भी एंटिटी शेयर इशू कर रही है, जो कि कंपनीज ही होती है इंडिया में, तो वो जो कंपनी है वो अपने शेयर की कीमत ज्यादा मांग रही है इन्वेस्टर्स से। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे मांग रही है अपने शेयर्स के लिए। अच्छा, ठीक है, ज्यादा पैसे मांग रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मांगने तो हमें क्या करना। लेकिन एक छोटा सा अगर आप लोग सवाल करें अपने आप से कि क्यों मांग रही है, और प्लस अगर मांग रही है तो लोग इसको ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, जब इसकी शक्ल की वैल्यू तो 10 ही रुपए है, फिर भी ये सबसे 12 रुपए क्यों मांग रही है? 10 प्लस 2 रुपए प्रीमियम क्यों मांग रही है? अगर मैं आप लोग को थोड़ा पीछे लेके जाऊं, अभी के रिसेंट इवेंट्स में याद होगा आप लोग को कि शेयर्स इशू हुए हम लोग के भी इस फाइनेंशियल ईयर में। किस किस के? हम लोग के सबसे पहले बर्गर किंग के शेयर्स इशू हुए, फिर उसके बाद किसके? आईआरसीटीसी के शेयर्स इशू हुए, फिर उसके बाद रिलायंस ने राइट्स इशू किया, जो कि राइट्स इशू के बारे में आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। क्या क्या? बर्गर किंग, आईआरसीटीसी और राइट्स इशू रिलायंस के। इन सब में एक चीज कॉमन थी, ये सब प्रीमियम पे इशू हुए थे। प्रीमियम पे क्यों इशू हुए मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, अगर जल्दी से हम लोग बताऊंगा क्या होता है। कभी कभी कि जो शेयर्स होते हैं या जो कंपनीज जो शेयर इशू कर रही हैं वो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, क्या है? वेल स्टैब्लिश्ड
या फिर मैं कह सकता हूँ वो ब्लू चिप कंपनीज हैं, यानी ब्लू चिप का मतलब होता है जो कि हाई लेवल कंपनीज होती है या जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर चुका होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हुआ है, या मैं कह सकता हूँ बढ़िया कंपनीज है, एकदम लेमैन की भाषा में हम लोग और आप लोग डिस्कस करें, इसका मतलब है कि कंपनीज मस्त है, मतलब सही जा रहा है उनका, सही खेल रहे हैं वो लोग। तो ऐसी कंपनीज जब शेयर इशू करती है तो वो क्या दे रही है आपको, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को लेक्चर में बताया कि शेयर इशू करने का मतलब क्या है, वो अपनी कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा दे रही है आप लोग को, आप लोग उसको उसके बदले क्या मिलता है, उनकी कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा। तो भाई उन्होंने इतना सारा काम किया, इतना नाम कमाया कंपनी का, उस कंपनी को वहां तक लेके गए कि जहां पे आप उसके शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो उस मेहनत का वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उस नाम का वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आप लोगों से, और आप लोग देते हैं क्यों, क्योंकि वो कंपनी अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अगर वो तो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है कि वो आपको अच्छे रिटर्न्स या उसकी वैल्यू बढ़ा के ही देगी जो आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये तो एकदम बेसिक हो गया प्रीमियम का। तो होता क्या है, यहाँ पे इशू प्राइस और जो हम लोग की बुक्स में फेस वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है। अब ऑब्वियसली ज्यादा पैसा ले रहे हो तो उस पैसे को ऐसा तो है नहीं जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसको लेके अपने पास रख लेगी, कहेगी मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मेरा पैसा है, ऐसा नहीं है, बुक्स में दिखाना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और उसी के लिए हम लोगों ने ये प्यारी प्यारी कई सारी एंट्रीज को लिखा है। अब इन एंट्रीज के ऊपर आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए ये बात का ख्याल रखिएगा कि जो शेयर्स इशू करने की बेसिक एंट्रीज है वो सेम रहती हैं, पार की भी और प्रीमियम की भी। बस होता क्या है, कुछ नए अकाउंट्स का एडिशन हो जाता है क्योंकि अलग से पैसा आ रहा है। एक सवाल और उठता है यहाँ पे, वो सवाल ये है कि हम लोग जो पैसा ले रहे हैं, ले तो रहे हैं शेयर्स को इशू करने के लिए, जब शेयर्स को इशू करने के लिए पैसा ले रहे हैं तो अलग से खाता क्यों खोल रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है, अलग से खाता खोल के क्या मिलेगा, उसकी वजह ये है मेरे बच्चों, जो प्रीमियम का पैसा होता है वो जब आता है तो उसको कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर चीजों के लिए ही वो पैसा यूज हो, इसलिए हम लोग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से हम लोग उनको एक अलग खाते में रखते हैं। दूसरी बात इससे ये भी होता है, अगर हम लोग गलती से भी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग की बात मानूं और मैं कहूं कि ठीक है अलग से खाता खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कोई भी खाता नहीं खोलेंगे, एक ही साथ रख लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, सारा पैसा अगर एक साथ इकट्ठा करके हम लोग उसमें दिखाएंगे तो हम लोग की शेयर की फेस वैल्यू बदलती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक ही साथ सबको रख लिया, एक साथ सारा पैसा रख लिया, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, अकाउंटिंग होगी तो हम लोग को एक कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर को यही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पैसा फेस वैल्यू से, कितना फेस वैल्यू है कंपनी की शेयर की और कितना हम लोगों ने प्रीमियम पे पैसा दिया, और इससे हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है और यूज करना है इस पैसे को। ये तो हो गया रीजन कि हम लोग अलग से एक नया खाता क्यों खोलते हैं। अब मैं आप लोग को और परेशान नहीं करता हूँ, आप लोग के मन में आ रही होगी ये बात कि अरे फालतू बातें क्यों कर रहे हो, जल्दी से आओ ना, एंट्री बताओ ना, क्या फालतू की बातें कर रही हो। मैंने कहा कि बता देते हैं फालतू की बातें करने। आइए तो अब हम लोग एंट्रीज पे आते हैं। तो एंट्रीज पे जब मैं आता हूँ तो सबसे पहली जो एंट्री है, जो कि शेयर्स इशूड एट पार पे भी यही एंट्री इशू होती है, पास होती है, वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का। अब ये इसमें कोई चेंजेस किए हुए हैं, हमेशा याद रखिएगा, इस लॉजिक को अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि जब भी इन्वेस्टर आपके पास पैसा लेके आएगा तो वो दो दो अलग अलग पैसे की गड्डियां नहीं लाएगा, वो आप लोग को दो दो अलग अलग गड्डियां नहीं देगा मेरे बच्चों। वो ये नहीं कहेगा कि कंपनी 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 सुनो मेरी बात, ये लो 10,000 रुपए तुम्हारे फेस वैल्यू के और ये लो 2 रुपए के हिसाब से तुम्हारे 2,000 रुपए किसके, प्रीमियम की, ये लो दो अलग अलग गड्डियां, अलग अलग रखना मेरा पैसा, प्रीमियम और उसको मिलाना नहीं, क्या ऐसा होगा, नहीं ना। और आजकल तो बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन सारे रूट करने होते हैं स्टॉक मार्केट के, मेरा खुद का डीमैट अकाउंट है तो उसमें बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बैंक के थ्रू जब ट्रांजेक्शन होंगे तो क्या बैंक ऐसा करेगा, कहेगा नहीं देखो एक भेज रहा हूँ मैं आइटम, एक अभी ट्रांजेक्शन होगा जरा वो देखना, वो फेस वैल्यू है, दूसरी गड्डी भेजूंगा इधर से वो प्रीमियम की है, ऐसा होगा नहीं, एक साथ सारा पैसा जाएगा ना,
है कि नहीं, एक साथ सारा पैसा जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ जाएगा। इसी वजह से जब पैसा आएगा, यहाँ क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो वो एक साथ आएगा, जब पैसा आएगा वो एक साथ आएगा, और जब पैसा एक साथ आएगा तो उसकी एंट्री भी तो सिंगल ही पास होगी। बच्चे कंफ्यूजन होता है बच्चों को ये, इसलिए सिर्फ इसलिए मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का खाता में डालें और कब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखना है अगर आप लोग को, तो हम लोग, अगर आप लोग को इस कंफ्यूजन को अलग करना है तो मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ, याद रखिए भाई। जब भी आप पैसा रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, तब आप लोग हमेशा हमेशा एक साथ रिसीव करेंगे, अलग अलग गड्डियों में नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपकी जो एंट्रीज होंगी वो भी एक ही खाते में होंगी जब पैसा रिसीव करेंगे। कब, जब पैसा रिसीव करेंगे। हाँ, ये तो बात हो गई पहली एंट्री की, जो कि जब शेयर्स पार पे इशू होते हैं और जब प्रीमियम पे इशू होते हैं वो एंट्री सेम ही रहती है। एंट्री क्या होती है, मैं फिर से बोल देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों शेयर एप्लीकेशन, क्यों शेयर अलॉटमेंट क्यों नहीं, ये तो मैं बता चुका हूँ ना आप लोग को बच्चों, कि सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल, अगर कंपनी को अच्छा लगता है तो सेकंड कॉल। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन में क्या हुआ, पैसा आ गया। अब भाई ये एंट्री समझाने की तो आप लोग को ज्यादा, ये एंट्री तो समझाने की आप लोग को ज्यादा जरूरत है नहीं, आप लोग तो समझदार हो, आप लोग को पहले से पता है, जिन्होंने मेरा पुराना लेक्चर देखा है, नहीं देखा है तो देख लेंगे, फिर समझदार हो जाएंगे। तो ये एंट्री मैं फिर से बता दूं तब भी, ये एंट्री क्या है, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया, और कहाँ आया पैसा, शेयर एप्लीकेशन में आया पैसा, तो शेयर एप्लीकेशन को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड। अब नरेशन भी लिखा है। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, नरेशन मैंने थोड़ा लंबा यहाँ पे लिखा है, और मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो नरेशन है वो छोटा से छोटा लिख सकते हैं। ये मैंने नरेशन इसलिए लिखा है कि जैसे अगर कोई किसी को वैसे चाहता है कि मैं नरेशन अच्छे से लिखूं या नरेशन में गलती ना हो, वैसे तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैंने एक लंबा नरेशन भी लिख दिया है। इससे लंबा करने की जरूरत नहीं है नरेशन को, ये मैक्स लेंथ आप लोग मान सकते हैं। इससे छोटा करिए, इससे लंबा मत करिए, क्योंकि नंबर एक्स्ट्रा नहीं है इसके, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से कहूंगा, नरेशन ना लिखने के नंबर कट जाते हैं और लिखने के एक्स्ट्रा नहीं। तो कोशिश करिए कम से कम टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर। अच्छा, मतलब टाइम डिवोट करें, वेस्ट नहीं, टाइम डिवोट करें, क्योंकि नरेशन भी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। टेक माई एडवाइस, नरेशन अननेसेसरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ की एंट्रीज में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री में, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे खाता क्रेडिट हुआ है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, ये बात समझदार है सब, कि अगर खाता यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो या ये क्या लिखा है मैंने, सॉरी ये क्रेडिट हुआ है अगर, तो हमें भी पता है कि यहाँ पे आके क्या होगा, डेबिट, यही अमाउंट से डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे जो पैसा आया उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहाँ करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये है क्या, देखिए नाम में इसका काम है, नाम से इसका काम पता चलना है, जो भी सिक्योरिटीज इशू की है उसके ऊपर जो प्रीमियम मिला हम लोग को, उसका रिजर्व है। एक अलग से हम लोगों ने रिजर्व बनाया है कि भाई इतना प्रीमियम रिसीव हुआ, इतना क्या रिसीव हुआ है, प्रीमियम, इतना प्रीमियम रिसीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा पूछता है कि भाई ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो सिंपल, अगर मैं कहता, अगर क्वेश्चन कहता है, जब मैं कहता हूं कि 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए का प्रीमियम, क्या है, 10 रुपए का शेयर और 2 रुपए का प्रीमियम, तो ये 2 रुपए यहाँ जाएंगे, ये 10 रुपए यहाँ चले जाएंगे। मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर लेता हूँ
तो यहाँ पे जो अमाउंट जाएगा 1000 इंटू 10 के हिसाब से, और यहाँ पे जो अमाउंट जाएगा 1000 इंटू 2 के हिसाब से, यानी कि 10,000 और 2,000। कहाँ? यहाँ यहाँ। और यहाँ कितना जाएगा? 12,000 पूरा पूरा, क्योंकि पैसा तो पूरा 12,000 ही आया है। अब हम लोगों ने इसको ट्रांसफर कर दिया सही से। अब देखिए मैंने नरेशन 3 शब्दों में खत्म किया, बीइंग मनी ट्रांसफर, बस बहुत है। T/F का मतलब हम लोग ट्रांसफर मानते हैं, आप लोग ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। बस ये छोटा सा नरेशन बहुत है। ओके, अच्छा, तो ये एंट्री आप लोग को आई होप समझ में आई हो। कुछ करना नहीं है भाई, बस यहाँ पे जो पैसा हम लोगों ने रिसीव किया पूरा पूरा, अब भाई हम तो कंपनी है ना, तो हमें तो एक खाता बना के हिसाब रख के चलना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे भी आप चाहें तो एक ये भी आपकी थॉट प्रोसेस हो सकती है कि जैसे कि आप लोग को, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे हैं, आप लोग को पॉकेट मनी अगर मिला है, जैसे आप लोग बच्चे नहीं है आप लोग को मान लीजिए मम्मी ने पॉकेट मनी दी, पापा ने पॉकेट मनी दी, और आपकी सिस्टर भी कमाती है जो कि हाईली अनलाइकली है, उसने भी आपको पॉकेट मनी दी। अच्छा, तो दो तीनों ने पॉकेट मनी दी। अच्छा, अब उन्होंने जब पैसा दिया होगा, तो अगर मान लो वो लोग को पैसा देना है तो एक साथ दे दिया होगा ना उन लोगों ने, और आपने भी गड्डियां बना के नहीं रखा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने पास एक हिसाब तो बना के रखोगे ना कि मेरे पास इससे आया इतना पैसा, इससे आया इतना पैसा, इससे आया इतना पैसा। क्यों? कल को पूछा गया कि तुमने, मैंने जो पैसा दिया था उसमें से कितना खर्च किया, तो तुम आसानी से बता सकते हो ना कि मैंने, आपने जो कितना दिया तो उसमें से इतना खर्च किया मैंने, है ना। तो वही चीज यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी, अब आपके पास तो मुश्किल से मान लीजिए मैं कहता हूँ महीने का 1000 रुपये आ गया गलती से, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी इसको अगर साथ सही से हिसाब नहीं रखेंगे। अब कंपनी का तो भाई याद है ना कितना भयानक भयानक बड़ा बड़ा शब्द यूज किया जाता है। हाँ, बर्गर किंग का इतना गुना हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड और प्रीमियम पे इशू हुआ, इतने करोड़ रुपए उन्होंने उठा दिए। तो अगर वो रख के नहीं चलेंगे, अलग अलग ट्रांसफर नहीं करेंगे एंट्रीज को, डिफरेंट तरीके से पैसा नहीं रखेंगे, तो बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे कि पैसा गया कहाँ और कितना कैसे आया। ठीक है, साल के एंड में ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे, हाँ शाबाश, समझ गया आप लोग। ठीक, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये होता है। अच्छा, अब मेरी ईज ऑफ एक्सेस नहीं, ईज ऑफ एक्सेस नहीं, मेरी ईज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को आगे मैं SPR लिखूंगा। पेपर में क्या है कि आप लोग SPR ना यूज करें तो बेहतर है। मुझे पता है लंबा शब्द है, लिखने में तकलीफ होती है, वक्त भी जाता है, लेकिन अगर आप लोग यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर कई सारी एंट्रीज हैं, तो जैसे मैंने एक जगह पे लिख के दिखा दिया फर्स्ट एंट्री में पूरा, ऐसे आप पहली एंट्री में पूरा पूरा लिख दीजिए, और फिर चाहे तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर लीजिए। आई होप नंबर नहीं कटने, आई होप इससे नंबर ना कटे आप लोग के। ये तो हो गया सेकेंड एंट्री, समझ में आ गई होगी आप लोग के। ओके, किया क्या है, ये अमाउंट उठाया, यहाँ लेके आए, और इसी अमाउंट को तोड़ के हम लोगों ने दिखाया। ठीक है, यहाँ पे 2 रुपए का प्रीमियम था। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद वाली एंट्री में। इसके बाद वाली एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब एक सवाल उठा बड़ा, जो कि वही सवाल जो कि शेयर्स इशूड एट पार में भी उठ जाता है कि अरे यहाँ पे तो बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन पहले था, और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पे पहले है और रिसिप्ट की बाद में है। ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे बाद में है। ऐसा ये भेदभाव क्यों भाई? क्यों ये भेदभाव क्यों? नहीं याद, ये भेदभाव क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ ये भेदभाव क्यों। अच्छा, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या उसे पता हो, मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे अगर आप लोग पार्ट ले लिखेंगे इस लेक्चर का तो आप लोग को उन लोग को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। रीजन सिंपल है, जब सबसे पहले कंपनी इशू करती है शेयर्स को तो उसे पता थोड़ी ना होता है कितना आने वाला है पैसा, तो इसीलिए पहले रिसिप्ट की एंट्री होती है, रिसीट की एंट्री होती है, रिसिप्ट नहीं रिसीट की एंट्री होती है। तो जो रिसीट की एंट्री होती है इसलिए वो फर्स्ट एंट्री होती है, उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो पहले आती है। लेकिन जब अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट में कंपनी को पता होता है कि कितना अलॉटमेंट होने वाला है, तो उसी हिसाब से वो अलॉटमेंट की एंट्री पास करती है या फिर ड्यू करती है। क्या करती है? ड्यू करती है।
ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है ड्यू कर दी है एंट्री, ये ड्यू की एंट्री है। ड्यू का मतलब क्या होता है, जो भी एक कोई इवेंट फ्यूचर में होने वाला है उस इवेंट को डायरेक्टली हम लोग उसका रिसीट या पेमेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, पहले एंट्री पास करते हैं उस इवेंट को रिकॉर्ड करने के, और फिर जो बैंक या कैश से पेमेंट या पैसा आता है या जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब शेयर अलॉटमेंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बेसिक वही है इसका भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 12 रुपए, मैं कहता हूँ कि शेयर अलॉटमेंट में हम लोग को फिर से 10 रुपए मिल रहे थे, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम, तो 12 रुपए से यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे 10 रुपए से, और यहाँ पे 2 रुपए से, 2 रुपया, ठीक है 2 रुपया होगा यहाँ, हाँ तो 2 रुपए से यहाँ पे एंट्री पास होगी। अच्छा अब सेम एंट्री सेम ही है, बस यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे अलॉटमेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बच्चे सवाल पूछते हैं, मन में भी उठता है, दिल में एक बात जागती है, तो उस बात को हम आपका वो डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि इसी से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको ये आता है, आपको ये डिफरेंस पता है। प्लस देखिए रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है आगे चल के, इसलिए क्या है रटिए नहीं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिकली लॉजिकल है, मैंने आपको लॉजिक बताया ना, वो लॉजिक याद रखिए तो आप लोग को ये गड़बड़ नहीं लगेगा, ठीक है। ये सवाल नहीं उठेगा, अरे ये पहले क्यों में बाद में क्यों, सवाल नहीं उठने चाहिए, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। अच्छा अब यहाँ क्या हुआ, हम लोगों ने 10 और 12,000 से फिर से कितने से 10 और 12,000, 10,000 और 12,000 और यहाँ पे 2,000, यहाँ पे एंट्री क्या की हम लोगों ने, ड्यू की। देखिए कितने छोटे शब्दों में लिखा, बीइंग अलॉट मनी ड्यू, ठीक, बस इससे ज्यादा और कोई कहानी यहाँ पे ज्ञान देने की जरूरत है ही नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या है ये, सिंपल। अरे आप लोग को पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ, आप लोग को पता है क्या हुआ यहाँ पे बैंक में पैसा आ गया, पैसा आया। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि कभी कभी तो पूरा पैसा नहीं आता, प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कम पैसा आता है, या कॉल से नर्गल हो जाता है। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो एक्सक्लूड करते हैं सब चीजों को, ये सिर्फ बेसिक एंट्रीज, तो बेसिक एंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू बस लेके चलना। अभी जब हम लोग उस टॉपिक पे जाएंगे तब दिखाऊंगा कैसे कॉल से नर्गल को वाली पोजीशन को टैकल करना है, कॉल से एडवांस को, ओके ठीक है। अच्छा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। अच्छा अब एक बात बताइए, आप लोग को पता है, अभी मैंने बताया था बैंक में कितना पैसा आएगा, 3 ऑप्शन देता हूं, 10, 12 या 2,000, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, फिर से बोलता हूं 10, 12 या 2,000, कौन सा ऑप्शन, 12,000। 12,000 क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जब इन्वेस्टर पैसा देने आएगा तो उसको कॉल करके ये बोलेगी कंपनी कि अलॉटमेंट मनी देना है, 2 गड्डी भेजिएगा, एक 10 की एक 2 की, नहीं हम लेंगे नहीं अगर आप एक साथ भेज देंगे, ऐसा नहीं करोगे ना, एक साथ पूरा पैसा आएगा। तो जब भी पैसा आता है एक साथ आता है, तो यहाँ पे सीधे पूरा 12,000, यहाँ पे कॉल सिनेरियो नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ सब इन्वेस्टर के पास बहुत सारा पैसा है और उन्होंने ढेर सारा पैसा हमको दे दिया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया अलॉटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें भी यही होगा, यहाँ पे भी अब एंट्री देखिए फिर से ड्यू हो रही है, एंट्री क्या हो रही है, एंट्री ड्यू हो रही है, एंट्री ड्यू हो रही है। एंट्री क्या पास होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। मैंने फर्स्ट कॉल ऐसे लिखा है, आप लोग नंबर करके न्यूमेरिक करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, फिर से एंट्री ड्यू होगी, यहाँ पे भी पहले एंट्री पास होगी ड्यू की, फिर पैसा आएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब देखिए फर्स्ट कॉल नहीं, कोई सेकंड कॉल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोगों ने रट के रखा होगा ना, तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि अरे फर्स्ट कॉल तो है ही नहीं, गड़बड़ क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, ऐसे भी सवाल है। तो इस वजह से ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा कोई रिटन हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही इंस्टॉलमेंट चाहिए उसको, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट कॉल आ गया, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर,
आसानी के लिए आपकी और हमारी हम लोग फिर से ही मान लेते हैं 12,000 यहाँ मिले, 10,000 यहाँ पे और 2,000 यहाँ। अच्छा ठीक है 2,000 मिले। अब इसके बाद क्या होगा, पैसा आएगा, शाबाश। इसके बाद एक वो बढ़िया सी स्वर्णिम घड़ी आएगी जब इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, और जब पैसा आएगा तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में पैसा आता है, और शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि खुद जो आया है उसे जाना भी होता है। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था तो उसे क्रेडिट होना भी पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने नरेशन भी लिखा है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, नरेशन लिखना है। हाँ कोशिश करेगा नरेशन गलत ना लिखे, ठीक है, मतलब ग्रामर और इंग्लिश उसके ऊपर इतनी ध्यान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट छोटे शब्दों में जो बात कहनी है वो कह देना, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऐसे करना। तो ये हो गया क्या, शेयर्स प्रीमियम। अच्छा अब बच्चे के पूछते हैं कई बार कि सर जी हम यहाँ बैंक अकाउंट आपने क्यों लिखा है, कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखा है, और दोनों होते हैं बैंक और कैश दोनों सही होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन एक बात बताओ, क्या अब कैश की पैसा आता है? नहीं आता है, इस वजह से मैंने बैंक लिखा, और आप लोग भी बैंक अकाउंट ही प्रेफर करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है क्वेश्चन में कि आप लोग कैश लिखना है या बैंक लिखना है, तो आप लोग लिखेंगे बैंक लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, गलत नहीं, गलत नहीं होगा, बताता हूँ आपको। अच्छा तो ये तो हो गया बेसिक एंट्रीज। अब क्या करें, आइए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, लमसम की एंट्रीज को देखते हैं। अच्छा तो अब हम लोग लमसम को देखेंगे कि लमसम के केस में और शेयर प्रीमियम हो तब हम लोग क्या करें। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। लमसम की एंट्रीज तो आप लोग को याद ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दो एंट्रीज बस पास होती है। लमसम होता क्या है, पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं, एक साथ इन्वेस्टर आता है, कहता है ये लो पकड़ो एक साथ, मुझे रोज रोज की घाई नहीं चाहिए, ये लो पकड़ो ऐश करो, जियो कंपनी जियो। तो ऐसे केसेस में हम लोग लमसम की एंट्रीज पास करते हैं। अच्छा ये है लमसम की एंट्रीज, मैंने यहीं पे आप लोग को लिख के दिखा दी है, सिर्फ ये इतना पोर्शन है जो मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाकी की एंट्रीज को इग्नोर कीजिए, मैंने नहीं लिखा है, प्लीज फील कीजिए कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अच्छा तो होता क्या है, बेसिक एंट्री पहले तो सेम रहती है, बैंक में पैसा आता है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फॉर एग्जांपल मानता हूँ 12,000 रुपए एक साथ आ गए, ठीक है, वो एंट्री चेंज नहीं होती, यहाँ पे खाता चेंज हो जाता है, बीइंग यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाता है, क्या हो जाता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ देते हैं। लमसम को ऐसे याद रखिए कि हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा एक साथ दे दिया, तो वहीं पे खाता कौन सा बोला, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इधर क्रेडिट हुआ है, तो जिंदगी की रीत क्या कहती है, यहाँ पे डेबिट भी होना पड़ेगा उसको। अच्छा जब वो डेबिट होगा तो हम लोग डेबिट जब करेंगे उसको, तो फिर हम लोग उसका अमाउंट ट्रांसफर भी करेंगे। अच्छा ट्रांसफर कहाँ कहाँ करेंगे, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जैसे कि लोग नॉर्मली बेसिक एंट्रीज के केस में भी करते हैं, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। कभी कभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा जैसे प्रॉब्लम होती है कैलकुलेट करने में अमाउंट को, तो सिंपली यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ कॉपी कर दीजिए, जो शेयर की फेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए, 10,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 2,000, ठीक है। और ये एंट्री इस तरह से लमसम का पूरा, ये शेयर जब इशू होते हैं प्रीमियम पे तो कैसे एंट्रीज को पास करना है ये हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये फिनिश होता है। अब इसी के साथ ही ये इस लेक्चर का पार्ट बी मैं फिनिश करता हूँ। इसी के साथ हम लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करने बाकी है वो डिस्कस करेंगे। रिवाइज करिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है इसका पार्ट ए तो पार्ट ए देख लीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ हर लेक्चर के एंड में, अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग जानते हैं समझदार है क्या करना है। और अगर आप लोग को कोई कमी लगती है, किसी भी तरह के चेंजेस चाहिए या कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।